स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी आगे की अध्ययन प्रक्रिया फिर से आरंभ करने जा रहे हैं इस क्लास में। और सबसे पहले आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, हमने कल हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, आधुनिक कालीन हिंदी, खड़ी बोली, भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, इन सब का हिंदी के विकास में क्या योगदान रहा, इस पे चर्चा की थी। और आज हम हिंदी के विभिन्न नाम या रूप पर चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक और रहेगा हमारा इसमें, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास कैसे हुआ। आप लोग सभी क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और बहुत सारे लोग जुड़ के क्लास कर सकें। और जिस किसी को भी PDF नोट्स चाहिए हो तो वो क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से प्राप्त कर सकता है या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हिंदी के विभिन्न नाम या रूप। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के विभिन्न नाम और रूपों की, जिसमें हिंदवी, हिंदुई, जवाने हिंदी और दहलवी, ये क्या है, हिंदी के ही नाम है। क्या क्या? हिंदवी, हिंदुई, जवाने हिंदी और दहलवी। मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। क्या था दोस्तों? अरबी और फारसी शब्दों का अभाव था। क्या था? अभाव था। कब? मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा में। सर्वप्रथम अमीर खुसरो 1253 से, कब से? 1253 से 1325 ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। क्या क्या दोस्तों? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देसी भाषा हिंदी के प्रचार के लिए एक फारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना की। किसकी रचना की? खालिक बारी। खालिक बारी की रचना की। किसकी? खालिक बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द, क्या दोस्तों? हिंदवी शब्द 30 बार आया। कितनी बार आया? 30 बार। हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार। 5 बार। हिंदी शब्द कितनी बार आया? 5 बार आया। हिंदी शब्द 5 बार और हिंदवी शब्द 30 बार आया। देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या हुआ? ये शब्द देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन सी भाषा के लिए? देसी भाषा के लिए। अमीर खुसरो ने कब सर्वप्रथम 1253 से 1325, सर्वप्रथम अमीर खुसरो 1253 से 1325, ये क्या है? अमीर खुसरो का काल है, ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देसी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना की। किसकी? खालिक बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार। कितनी बार? हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ। क्या हुआ? देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ। अब हम बात करते हैं भाषा या भाषा।
ये क्या है? हिंदी का नाम या रूप है। भाषा या भाका। विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए क्या किया? किसका? भाषा शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या? हिंदी के लिए किया। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा। कब तक होता रहा? 19वीं सदी के प्रारंभ तक। कब तक? 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द कौन सा शब्द? भाषा। भाषा की बात कर रहे हैं ना इधर। भाषा शब्द का प्रयोग होता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक है। क्या है? उनका कौन सा नाम रख दिया वहां के अध्यापकों का? भाषा मुंशी। अब हम बात करते हैं हिंदी के अन्य नाम की। रेखता। तो दोस्तों रेखता मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी, कौन सी? अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा थी। कौन सी थी? अरबी फारसी शब्दों से निर्मित कविता की भाषा। इसमें मीर और गालिब की रचनाएं, किसकी? मीर और गालिब की रचनाएं सम्मिलित हैं। मतलब जो रेखता नाम यूज करते थे हिंदी के लिए वो कौन थे? मीर और गालिब। इनकी रचनाओं में हमें क्या देखने को मिलता है? रेखता शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है हिंदी भाषा के लिए। अगला है आपका दक्कनी हिंदी। कौन सा? दक्कनी हिंदी। मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि, कौन सी लिपि? फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी के गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है। किसको है? दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है। दक्कनी हिंदी की उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय क्या? दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी दक्कनी 1667 से 1707 इनका काल रहा को है। वह मुगल शासन काल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। क्या किया उन्होंने? मुगल शासन काल में कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे और उत्तरी भारत में, कहाँ पे? उत्तरी भारत में हिंदी को क्या कर दिया? लोकप्रिय बना दिया। क्या कर दिया दोस्तों? लोकप्रिय बना दिया। अब हम बात करते हैं पांचवा नाम क्या है हिंदी का? पांचवा नाम या रूप कौन सा? खड़ी बोली। ये क्या है? हिंदी का ही एक रूप है। कौन सा? खड़ी बोली। खड़ी बोली खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं। कितनी हैं? 3 शैलियां हैं। पहली कौन सी आपकी? ये दूसरी और ये तीसरी। पहली है हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी है हिंदुस्तानी। कौन सी है? पहली हिंदी। हिंदी को क्या कहा? शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी और आर्य भाषा। नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली। कौन सी? पहली शैली में नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है।
ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसके अंतर्गत आई? हिंदी के अंतर्गत। कौन सी? खड़ी बोली की हिंदी शैली के अंतर्गत। खड़ी बोली की दूसरी शैली थी उर्दू। कौन सी थी? उर्दू। उसको क्या कहते थे? जवान ए उर्दू, जवान ए उर्दू मुअल्ला। क्या? जवान ए उर्दू मुअल्ला। फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुत खड़ी बोली, बहुत नहीं है, ये क्या है? बहुल। क्या है? बहुल। बहुल खड़ी बोली, बहुल खड़ी बोली जैसे मंटो की रचनाएं। किसकी? मंटो की रचनाएं। अब हम बात करते हैं खड़ी बोली की तीसरी शैली और आखिरी शैली की। कौन सी? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शैली। तो हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है व आम जन द्वारा प्रयुक्त शब्द है। कौन सा? हिंदुस्तानी। जो हिंदुस्तानी हिंदी हुई वो क्या है? हिंदी का और उर्दू का मिश्रित रूप है, और जो क्या है? आम जन द्वारा प्रयुक्त होती है थी। आम जन मतलब जो भारत के निवासी हैं उनके द्वारा जो कम्युनिकेशन के लिए जो भाषा यूज होती है, प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों द्वारा अपने आचार विचारों को प्रदान करने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया वो खड़ी बोली के अंतर्गत हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया। जैसे प्रेमचंद जी की रचनाओं में हमें ये देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है? प्रेमचंद जी की रचनाओं में। अब हम बात करते हैं हिंदी के विभिन्न अर्थ। क्या? हिंदी के विभिन्न अर्थ। भाषा शास्त्रीय अर्थ। तो भाषा शास्त्रीय अर्थ क्या था दोस्तों? भाषा शास्त्रीय अर्थ था आपका नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली। कौन सी? नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली। दूसरा था संवैधानिक या कानूनी अर्थ। संवैधानिक या कानूनी अर्थ। संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा उनके राज्यों की राजभाषा है। क्या है? संविधान के अनुसार जो हमारी हिंदी है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा उनके राज्यों की राजभाषा है। क्या है? उनके राज्यों की राजभाषा है। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ के लिए समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठित भाषा अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा। कौन सी? शासन से संबंधित मतलब शासकीय कामकाज में जो भाषा का यूज होता है वो कौन सा? हिंदी। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते या कोचिंग में पढ़ते, ट्यूशन में पढ़ते, तो कौन सी भाषा में आपको अध्ययन कराया जाता है? लगभग लगभग हिंदी भाषा में। और व्यापार की भाषा मतलब जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार करते हैं, उसमें भी क्या? हिंदी ही को अपने संचार का साधन माना गया है। क्या माना गया? संचार का साधन माना गया। जैसे हम भी अभी क्या, आप दुकान पे जाएंगे या हम दुकान पे जाएंगे, हमें 5 रुपए का बिस्किट लेना है, तो हम उससे कहेंगे दुकानदार से, भैया एक बिस्किट का पैकेट दे दो। तो क्या हिंदी में ही बोलते कि नहीं बोलते? जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे तो हिंदी ही पढ़ा रहे या कुछ भी पढ़ा रहे, अगर इंग्लिश भी पढ़ाएंगे तो पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं होगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंदी में देखने को मिलेगा, और बाकी की कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो हिंदी में ही अध्ययन का कार्य। जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे तो क्या कर रहे? हिंदी में पढ़ा रहे, जिससे आप लोग सरल और आसानी से समझ सक रहे हैं और उसका चिंतन कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापक अर्थ की। किसकी? व्यापक अर्थ की। तो दोस्तों व्यापक अर्थ, आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। क्या हुआ?
आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। क्या उपभाषाएं और ये क्या लिखा, बोलियां। बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। क्या दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रभाषा है क्या, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है, राष्ट्रभाषा होती क्या है, किसे राष्ट्रभाषा माना गया है, किसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा होता है। क्या होता है? समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जन भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? विचार विनिमय मतलब आदान प्रदान। हम आपसे जो बात कर रहे या हम जो आपको पढ़ा रहे, जिस भाषा में विचार विनिमय हो रहा है वो क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है ना, वही क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हम अभी हिंदी में कर रहे तो हिंदी राष्ट्रभाषा, मतलब जो ज़्यादा बहुल होगा वही राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता होती है, आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता एवं स्थानीय एवं तत्कालीन हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा है। क्या है? जैसे हम सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझें। क्या? राष्ट्रीय मतलब हमें जो देश के लिए ज़्यादा उपयोगी लगे, जो भाषा जैसे पूरे देश में वो लोगों तक पहुंचती हो, समस्त देश की जनता उसको समझने, पढ़ने, लिखने में सक्षम हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? वही राष्ट्रभाषा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। अब भारत के संदर्भ में ही देख लीजिए, भारत के संदर्भ में इसकी आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की। किसने की थी? हिंदी ने की। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेषता कब? 1920 से 1947 ईस्वी के दौरान राष्ट्रभाषा बनी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा क्या थी? हिंदी रही। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जैसी आवश्यकता होती वैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है। कैसी हो सकती है? स्वभाषा हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। अब जैसे हम आप पे कोई चीज़ थोप देंगे तो आपका उससे लगाव रहेगा भावनात्मक। अरे यार, इन्होंने हमारे ऊपर ऐसे कर दिया, ये तो ज़बरदस्ती हमसे करवा रहे हैं, उस चीज़ में मन नहीं लगता। लेकिन जो कोई चीज़ खुद से करते हैं, खुद के मन से करते हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप किसी कार्य को करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है? भावनात्मक जुड़ाव होता है। होता है कि नहीं होता है? तो राष्ट्रभाषा, वैसे ही राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का क्या होता? भावनात्मक लगाव होता है। अब मान लो हमें फ्रेंच नहीं आती, इटालियन नहीं आती, उर्दू नहीं आती, और कोई इसको ज़बरदस्ती तरीके से आप पे थोप दे कि नहीं, आपको फ्रेंच में ही बात करनी है, उर्दू में ही, उर्दू के शब्द का प्रयोग करना है, या इंग्लिश के शब्द का प्रयोग करना है, या सिंधी का, या पंजाबी का, उड़िया का, तो ये क्या हुआ? हमारा इससे भावनात्मक लगाव रहेगा? नहीं रहेगा। तो राष्ट्रभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के द्वारा सामाजिक संस्कृति स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। अर्थात राष्ट्र की प्राथमिक शर्त देश के विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। क्या करना है? राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त है कि देश में अलग अलग समुदाय हैं, अब उनमें एकता कैसे करेंगे? तो सामाजिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम राष्ट्रभाषा करती है। तो हम कैसे करेंगे? जो भाषा राष्ट्रभाषा होगी, उसका प्रचार प्रसार सभी माध्यमों से करके एक दूसरे को जोड़ के भावनात्मक एकता स्थापित करेंगे। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। कैसा होता है? क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रभाषा जो है ना, वो सारे देश की संपर्क भाषा होती है, और इसका व्यापक जनाधार होता है। क्या होता है? व्यापक जनाधार होता है। दोस्तों, हम इस क्लास को कल लाइव कर रहे थे, लेकिन सर्वर के चलते क्लास बीच में ही हमें रोकनी पड़ी, तो ये लाइव क्लास पूरी नहीं हो पाई किसी कारणवश। इसलिए आज हमने इसको फिर से रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाया है। और सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल है स्पेशल एजुकेशन हब। क्या दोस्तों? स्पेशल एजुकेशन हब। और जिस किसी को पीडीएफ नोट्स क्लास के चाहिए हों, हाँ, जिस किसी को क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए हों, वह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और हम कल की क्लास में अंग्रेजों का योगदान हिंदी भाषा के विकास में कैसे हुआ, और भारत के धर्म समाज सुधारकों का योगदान हिंदी भाषा के विकास में कैसे रहा, इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास कोई मिस नहीं करना, कल की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फिर उसके बाद हम कांग्रेस के नेताओं का योगदान कैसे रहा हिंदी भाषा के विकास में, राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं और राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कौन सी संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई, उस या संस्थापक कौन है, ये सारी चीज़ों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को लाइक
और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके सभी साथियों तक पहुंच सके, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।